जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी एक्सट्रीम, इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि रोशनी यानी लाइट तक वहां से बचकर नहीं निकल सकती। शुरुआत से ही इसने हम सबको बहुत कंफ्यूज किया है। तो चलिए आज मिलकर इस कॉस्मिक मॉन्स्टर के सबसे गहरे और चौंकाने वाले राज खोलते हैं। ओके, तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। आप सबको हॉलीवुड की फेमस मूवी इंटरस्टेलर का वो मिलर्स प्लैनेट वाला सीन तो याद ही होगा। वो ग्रह एक ब्लैक होल के बिल्कुल पास था और वहां हमें साइंस का एक ऐसा माइंड बेंडिंग पैराडॉक्स देखने को मिलता है जो लिटरली होश उड़ा देता है। उस प्लैनेट पर बिताया गया सिर्फ 1 घंटा हमारी पृथ्वी के पूरे 7 सालों के बराबर था। आई मीन वाओ। तो अब यहाँ एक बहुत ही ऑब्वियस लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर एक ब्लैक होल के पास टाइम इतना स्लो क्यों हो जाता है? आज का ये एक्सप्लेनर किसी अल्टीमेट कॉस्मिक डिटेक्टिव केस से कम नहीं होने वाला है। हम मिलकर इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे ताकि ये एग्जैक्टली समझ सकें कि इस एक्सट्रीम फिनोमेनॉन के पीछे आखिर चल क्या रहा है। पहला हिस्सा, स्पेस टाइम के ताने बाने को समझना। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें एक बहुत ही ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने समझाया कि ये यूनिवर्स सिर्फ 3 डायमेंशंस यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तक ही लिमिटेड नहीं है। इसमें एक चौथा डायमेंशन भी जुड़ा हुआ है और वो है टाइम। इन चारों को मिलाकर बनता है स्पेस टाइम का फैब्रिक। इसे ऐसे समझ लीजिए, अगर हम एक मोमबत्ती जलाते हैं तो उसकी रोशनी टाइम के साथ फ्रेम बाय फ्रेम आगे बढ़ती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि टाइम भी दरअसल एक तरह की डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस भी ऑब्जेक्ट में मास या द्रव्यमान होता है वो इस स्पेस टाइम के कॉस्मिक फैब्रिक में एक कर्वेचर या सीधे शब्दों में कहें तो एक बड़ा सा गड्ढा बना देता है। अब ब्लैक होल का मास तो इतना मैसिव होता है कि ये इस फैब्रिक में एक अनबिलीवेबल हद तक गहरा और विशाल गड्ढा बना डालता है। दूसरा हिस्सा, इस कॉस्मिक मॉन्स्टर की एनाटॉमी। एक ब्लैक होल को अगर ध्यान से देखें तो इसके 4 मेन हिस्से होते हैं। सबसे बाहर होती है एक्रीशन डिस्क, जो बेसिकली लाखों डिग्री टेम्परेचर वाले चमकते हुए मैटर की एक रिंग है। उसके ठीक अंदर आता है फोटॉन स्फीयर, जहां फंसी हुई रोशनी ब्लैक होल के चक्कर काटती रहती है। फिर आता है इवेंट होराइजन। ये वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है जिसके पार जाने के बाद किसी का भी वापस आना बिल्कुल नामुमकिन है। और सबसे आखिर में बिल्कुल सेंटर में छिपी होती है सिंगुलैरिटी, जहां इसकी सारी एक्सट्रीम ग्रेविटी और इन्फिनिटली कंप्रेस्ड मास जमा होता है। वैसे इन ब्लैक होल्स के साइज में एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग डिफरेंस होता है। छोटे ब्लैक होल्स एक्चुअली में ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनकी ग्रेविटी इतनी तेजी से चेंज होती है कि ये पल भर में किसी भी चीज को खींचकर नूडल्स की तरह लंबा कर सकते हैं। इस प्रोसेस को ऑफिशियली स्पैकेटिफिकेशन कहते हैं। दूसरी तरफ जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं वो जेंटल जायंट्स यानी शांत दानव की तरह बिहेव करते हैं। उनका साइज इतना बड़ा होता है कि अगर कोई उनके इवेंट होराइजन को क्रॉस भी कर ले तो वहां ग्रेविटेशनल पुल इतना स्मूथ होता है कि शायद उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो बाउंड्री पार कर चुके हैं। तीसरा हिस्सा, स्पेसशिप थॉट एक्सपेरिमेंट। और ये इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से इलिस्ट्रेट करता है कि मान लीजिए लाइट की स्पीड से चलने वाले 2 बिल्कुल एक जैसे स्पेसशिप्स हैं। एक स्पेसशिप नॉर्मल स्पेस से होकर गुजरता है और दूसरा ब्लैक होल के उस गहरे स्पेस टाइम वाले गड्ढे के पास से। दोनों अपनी मंजिल पर एक ही टाइम पर पहुंचते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई बाहर से देखेगा तो एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस होगी। ब्लैक होल के पास से गुजरने वाले स्पेसशिप के अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट की उम्र नॉर्मल स्पेस से जाने वाले एस्ट्रोनॉट के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग हो चुकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब क्लूज कैसे कनेक्ट होते हैं। चौथा हिस्सा, द साइंस रिवील। आखिर टाइम स्लो क्यों होता है? इस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें यूनिवर्स का एक सबसे बेसिक और स्ट्रिक्ट रूल याद रखना होगा। स्पीड ऑफ लाइट हमेशा एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट होती है, ये कभी नहीं बदलती। चाहे वो रोशनी स्पेस टाइम के किसी नॉर्मल हिस्से से गुजर रही हो या फिर ब्लैक होल के उस गहरे कर्वेचर से, इसकी स्पीड हमेशा 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड ही रहनी है। तो सबसे क्रूशल पॉइंट यहाँ ये है कि जब वो दूसरा स्पेसशिप ब्लैक होल के डीप ग्रेविटी वाले कर्व से होकर गुजरा तो असल में उसे एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करनी पड़ी, राइट? लेकिन क्योंकि लाइट की स्पीड को उसी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड पर ही फिक्स रहना है, इसलिए उस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को बैलेंस करने के लिए यूनिवर्स के पास एक ही रास्ता बचता है, टाइम को खुद ब खुद अपना पेस स्लो करना पड़ता है। और इसी माइंड ब्लोइंग फेनोमेनन को हम ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। अब इस पूरी घटना के 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं।
जो ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है उसे लगेगा कि ब्लैक होल में गिरने वाली चीज इवेंट होराइजन पर जाकर अचानक से स्लो हो गई है या जैसे फ्रीज हो गई है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट अंदर गिर रहा है उसके लिए टाइम बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है। और अगर आप इसका प्रैक्टिकल प्रूफ चाहते हैं तो वो है ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट। जब रोशनी उस मैसिव ग्रेविटी वाले गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो अपनी एनर्जी खोने लगती है और रेड कलर की हो जाती है। ये फिजिकली प्रूफ करता है कि रोशनी ने वाकई में एक बहुत ही लंबा एक्स्ट्रा रास्ता तय किया है। तो हमने ये अच्छे से समझ लिया कि कैसे एक्सट्रीम ग्रेविटी लाइट के रास्ते को लंबा कर देती है और टाइम को स्लो कर देती है। लेकिन इस एक्सप्लेनर को हम एक और अजीब मिस्ट्री के साथ एंड करेंगे। जरा सोचिए, अगर एक्रेशन डिस्क एक्चुअली में एक फ्लैट रिंग है तो फिर ब्लैक होल की रियल फोटोज में वो डिस्क ब्लैक होल के ऊपर और नीचे इतनी मिस्टीरियसली मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? क्या ये ग्रेविटी का रोशनी के साथ खेला गया कोई और अमेजिंग विजुअल ट्रिक है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ऐसे ही क्यूरियस रहिए और इस यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते रहिए।